हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार सीजी मैपोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम हर दिन देख रहे हैं कि जो एडीआई के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने चाहिए वो किस प्रकार के होने चाहिए, और इसलिए मैं हर बार आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आता हूं। तो चलो बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। देखिएगा, पहला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है कि भाई 200 मीटर लंबे और 180 मीटर चौड़े एक आयताकार बगीचे के चारों ओर एक 10 मीटर चौड़ी गली है, तब इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पूछा गया है। दोस्तों, जब इस प्रकार के सवाल आए, एक चीज़ बताओ, जब रास्ता बनाएंगे तो रास्ता सिंपल सी बात है, जो हमारे पास जो आयताकार जो बगीचा बनेगा, ये हमारे पास एक आयताकार बगीचा है, तो हम कहेंगे कि भाई ये 200 मीटर लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 180 मीटर की होगी। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके चारों ओर एक दो है ना 10 मीटर चौड़ाई का क्या बना देंगे, रास्ता बना देंगे। मैंने कहा कि ये 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, तो मैं एक चीज़ समझ गया कि मुझे डायरेक्ट यदि निकालना है ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ध्यान समझना। मैं चाहता हूँ कि आप ये कर लो, इन दोनों को जोड़ लो। बताओ 180 और 200 कितना होगा, तो आप कहोगे 180 और 200 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 380 हो जाएगा। चौड़ाई कितना बढ़ेगा, तो आप कहोगे कि भाई इधर से 10 मीटर बढ़ेगा तो इधर से भी 10 मीटर बढ़ेगा, मतलब 10 और 10 कितना बढ़ गया, तो मैंने कहा 20 बढ़ गया। क्लियर है। टोटल कितना बढ़ा है, 20, तो हम 20 का ही गुणा कर देते हैं और क्या है, तो आप कहोगे कि ये 380 और 20 कितना हो गया, 400, और 400 का गुणा यदि 20 के साथ कर दिया जाए तो डायरेक्ट हमको रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, 8000। ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। याद रखना क्या किए हमने, हमारे फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर। यदि फार्मूला की बात करूँ तो याद रखना, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x, ये आपके पास विड्थ है, चौड़ाई है जो भी है, इनटू 2x के बराबर होता है, और यही हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, फार्मूला हो जाता है, यदि आप लगाना चाहो तब। क्लियर है। वैसे फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ती गणित में, मैं कई बार बताया हूँ। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल हमारा कि भाई यदि x का मान p + 1/p और y का मान p - 1/p है, तो x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4y की पावर 4 का मान ज्ञात करें बोला गया है। एक चीज़ याद रखना हमेशा मेरी बात। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मैंने कहा कि भाई p की वैल्यू कुछ भी तो मानना पड़ेगा, तो मैंने कहा p की वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों, मैंने कहा 1 के बराबर। ठीक है। यदि p की वैल्यू 1 के बराबर है तो आप कहोगे कि 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना होगा, मैंने कहा 2। उसी प्रकार यदि मैं यहाँ बात करूँ y की वैल्यू, तो हम कहेंगे 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। अब देख पा रहे हैं y का मान 0 और x का मान कितना हो गया, तो मैंने कहा 2। यदि y का मान 0 है तो मैं क्या डाटा पूरा ख़त्म नहीं कर सकते कि y का मान क्या हो गया, मेरे लिए 0 हो गया। क्लियर। तो बचा क्या मेरे लिए, तो मैं कहा x की पावर 4 और x का मान कितना दे रखा है, 2। यदि x का मान 2 दे रखा है और मुझे पूछा गया पावर 4, तो मैं कहूँगा 2 की पावर 4 और 2 की पावर कितना 4 कितना होता है दोस्तों, तो 16। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, 16 जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, ये हमारा एडीआई 2025 का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, जो 6 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। क्लियर है। इसमें जैसे कि टोटल टेस्ट नंबर कितने हैं, हमारे पास 12 टेस्ट हैं। प्राइस मात्र हम 349 रुपये रखे हैं, है ना। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अतिरिक्त इस टेस्ट में आपको 3 मॉडल पेपर देखने को मिलेगा, जो टोटल 150 नंबर का होने वाला है। जैसे जितने भी आपके पास 1 से 9 तक के टेस्ट जो है, इसमें 100 क्वेश्चन रखे गए हैं, लेकिन जो 3 टेस्ट पेपर होने वाले हमारे, ये 3 टेस्ट पेपर जो है ये टोटल 150 नंबर के होंगे और बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस के आधार पर बनाया गया है। क्लियर है दोस्तों। तो ये जिनको भी जानकारी प्राप्त करना हो तो इस नंबर हमारे पास नंबर दिया गया है, इस नंबर पर क्या कर सकते हो, आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 385 है। ठीक है। और उनका महत्तम समापवर्तक 7 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 112 है तो उनका अंतर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्या करें, इस टाइप के सवाल मैक्सिमम पूछे गए हैं और आगे भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये जो सवाल है ना, यहाँ पर हम ब्रेकिंग सिस्टम लगा देंगे कि भाई ब्रेकिंग क्या होता है। मैंने कहा कि जो ब्रेक करने वाला जो काम होता है ना, ये हमेशा एलसीएम को किससे ब्रेक किया जाता है, मैंने कहा एलसीएम को ब्रेक किया जाता है भाई एचसीएफ से। क्लियर है।
अब मैंने कहा कि एलसीएम दे रखा है 385 और एचसीएफ कितना दे रखा है 7। 7 से काटेंगे तो 7 5 35, बच गया हमारे पास 3 और 7 5 35। कितने बार में कट जाएगा तो आपको जी 55 बार में। अब क्या करना है यहाँ पर 55 के दो आपको ऐसे मल्टीपल देखना है जो क्या होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। तो हमने कहें कि ये दो पार्टों में बढ़ सकता है 11 और एक हो गया हमारे पास 5। क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, ये बोला गया है कि उन संख्याओं का योग कितना दे रखा है 112 दे रखा है। मैं ये चाहता हूँ कि यदि मैं जोड़ कर देखूँ यहाँ पर तो आप कहोगे यदि इन दोनों को एक बार जोड़ दिया जाए तो 11 और 5 कितना होता है 16। एचसीएफ से ब्रेक किए थे, एचसीएफ से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 112। ये तो क्लियर हो गया। तो बताओ डिफरेंट कितने होगा, तो आप कहोगे 11 और 5 में डिफरेंट 6 का है और 6 गुणित 7 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंट, तो हम कहेंगे जी 42। और 42 से हमारा क्या होने वाला है, एज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 21 प्रेक्षणों का माध्य दे रखा है 42 है। यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षणों का औसत 50 और अंतिम 11 प्रेक्षणों का औसत 35 है तो 11वें प्रेक्षण का मान आपको क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। ये इतने सरल सवाल है, देखिएगा कैसे बनाने इन सवालों को। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ प्रेक्षण कितने दे रखा है, तो हम कहेंगे 21। इसको दो पार्टों में हमने बांट दिया है। 21 प्रेक्षणों का औसत कितना दे रखा है दोस्तों, तो मैंने कहा 42 दे रखा है भाई। क्लियर है यहाँ तक। अब 21 प्रेक्षण में से स्टार्ट के जो 11 प्रेक्षण है और लास्ट के 11 प्रेक्षण, क्लियर ध्यान समझना मेरी बात। मैंने कहा कि पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य कितना दे रखा है, तो आप कहोगे जी 50 दे रखा है। बताओ 42 से ज़्यादा है कि कम है, तो आप कहोगे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, मैंने कहा 8 तो ज़्यादा है। क्लियर है। हमने 8 का गुणा कर दिया, कितना बढ़ गया, आप कहोगे 11 88 बढ़ गया, तो है ना। अंतिम के जो 11 प्रेक्षण इनका औसत कितना दिया है, 35 दिया गया है। मतलब कितना कम है, तो मैंने कहा इस बार 7 कम हो गया, 7 कम हो गया। गुणा करने पर 11 7 77 ये कम हो गया। डिफरेंट करने पर भी 11 ज़्यादा आ रहा है। हमेशा याद रखना टोटल 21 प्रेक्षण दिया गया है, लेकिन हम गणना कितने प्रेक्षणों का कर दिए, 11 और 11 का 2 सेट, मतलब टोटल 22 संख्याओं का। क्लियर है। दिया गया था 21 लेकिन हमने गणना किए 22 का। और जब ज़्यादा गणना हो जाए ना तो जोड़ दिया जाता है। याद रखना 42 और 11 का सम कितना होगा, 53। तो आपके जो 11वें नंबर का जो प्रेक्षण होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 53। और यही हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट हो जाएगा। आए समझ में। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2 3 5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात 4 5 7 हो जाते हैं। एक चीज़ बताओ मुझे, हर एक कक्षा में 30 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है भाई। पहले वाले कक्षा में भी 30 छात्र बढ़े, दूसरे वाले कक्षा में भी 30 छात्र बढ़े और तीसरे वाले कक्षा में भी बढ़े। जब सेम संख्या में यदि मान लो छात्र बढ़ रहे तो उनके बीच का डिफरेंट भी तो सेम होना चाहिए क्या। मैंने कहा ये तो समझने वाली बात है, बहुत आसान चीज़ है ये। कोई भी बोल सकता है कि भाई पहले छात्रों का अनुपात 2:3:5 था। क्लियर है। समान संख्या में छात्र बढ़े तब अनुपात कितना होगा, आप कहोगे जी 4:5:7। यही तो होगा क्या भाई, समान संख्या में तो बढ़े ना, अलग अलग तो नहीं बढ़े। जब अलग अलग नहीं बढ़े तो अनुपात भी सेम होने चाहिए। बताओ 2 और 4 में डिफरेंट कितने का, 2। भाई 2 से 4 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 3 से 5 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। और 5 से 7 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। इसका मतलब ये 2 की वैल्यू कितने के बराबर, मैंने कहा 30 के बराबर। क्लियर है। बोला कहा गया है वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या ये है ना भाई हमारे पास। आप कहोगे 7 5 12 4 कितना होता है 16। एक चीज़ बताओ, जब 2 का मान 30 है, 8 का गुणा कर दिया जाए तो 8 दूनी 16 हो गया। यही तो निकालना था। यहाँ पर भी हमने 8 का गुणा कर दिया, 8 3 कितना हो जाएगा 240। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 रुपये में बेच दिया। क्लियर है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था, ये बोला गया है। एक तो हानि पर बेचा, अब वो चाहता है कि भाई लाभ हो जाए, और भी कितने का हो जाए 10%। सब चाहते हो ना ऐसा कि भाई कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। यही बात है यहाँ पर और कुछ नहीं है। भाई एक चीज़ बताओ, यदि मैंने कहा क्रय मूल्य जो होता है दोस्तों 100% होता है, इतना हमको पता है।
अब जंको है वो तो है ना, 12% हानि पर बेच दिया, मतलब 100 के सामान को दिया, आप 12% हानि पर बेचोगे तो बेसिकली मैं कहूँगा आप 88 पर बेच रहे हो। क्लियर है। फिर बात है कि 10% लाभ कमाना चाहता है, इसका मतलब 100 के सामान को 110 में बेचना चाहेगा, मतलब मैं चाहता हूँ कि 110%, यही है ना। क्लियर है, यही बात है। अब हम कहेंगे कि जो 88 है ना, इस 88 का मान दे रखा है भाई, 88 का मान कितना दे रखा है 220। आप समझ रहे हो मेरी बात। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे 110 का मान निकालना, ध्यान समझना मेरी बात। मैं कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ इसको 4 से काट दिया जाए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। क्लियर है। इसको भी 4 से काट देते हैं, आप कहोगे 4 दूनी 8 बच गए 3, बच गए 3 ना, हो गए 30, 4 7 28 और 4 पंचे 20 दशमलव में आ गए इतना। मैंने कहा कि ये जो 22 है ना, इस 22 के आगे 0 लगा देंगे तो कितना बन गया, तो आप कहोगे 22 के आगे 0 लगाने पर 220 बन गया, तो 27 के आगे भी 0 लगाने पर कितना बन जाएगा, तो मैंने कहा 275। तो दोस्तों क्या होगा 10% लाभ पर उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो आप कहोगे जी 275 रुपया। तो बोला गया कितना बढ़ाया जाए, बोला गया तो एक चीज़ बताओ कितना बढ़ाया गया है, तो हम कहेंगे पहले 220 रुपये में बेचा गया था, अब 275 में, मतलब सिंपली बात है कि कितना बढ़ा दिया गया है, तो हम कहेंगे 55 रुपये बढ़ा दिया गया। और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों, ये क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आए समझ में। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, एक ट्रेन 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में और 750 मीटर लंबे सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। मान लीजिए कि ट्रेन एक समान गति से चल रही है, तो इसकी गति क्या है ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, ध्यान समझना मेरी बात। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम कहेंगे भाई 1 किलोमीटर में होता है कुल 1000 मीटर। क्लियर है। 1 मीटर में कितना होता है 1000, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है। तो इसको पार करने में कितना समय लग गया, 1 मिनट, मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई 60 सेकंड का समय। ध्यान समझना मेरी बात। फिर बोला गया है कि 750 मीटर लंबी सुरंग को, भाई मैंने कहा 750 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगाया है, 50 सेकंड का। एक चीज़ बताओ, ये है 1 किलोमीटर लंबे पुल, मतलब इसमें ट्रेन की भी दूरी शामिल होगा और इसमें भी ट्रेन की दूरी शामिल होगा कि नहीं होगा, मानते हो आप इस चीज़ को। क्लियर है दोस्तों। हमने क्या किए, मान लो यहाँ पर मैं घटा देता हूँ, ध्यान समझना। यदि इन दोनों को हम घटा देंगे तो आप कहोगे कि R से R कैंसिल हो गया, 1000 में 750 जाएगा तो कितना हो गया 250। क्लियर है। हम कहेंगे 250 हो गया और 60 में 50 जाएगा तो कितना आ गया 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड में कितनी दूरी तय कर ली जाती है, तो आप कहोगे 10 सेकंड में 250 मीटर की दूरी तय की जाती है। क्लियर है। हम क्या समझ गए कि 10 सेकंड में 250 मीटर की दूरी तय की जाती है। हमको तो स्पीड निकालना है, और तो हम ये कह सकते हैं कि पर सेकंड कितनी होगी, तो पर सेकंड होती है 25 मीटर प्रति सेकंड होती है, और 25 मीटर प्रति सेकंड का मतलब कितना होता है दोस्तों, तो आप कहोगे जी 90 किलोमीटर प्रति आवर होती है। और यही जो होगा ना ट्रेन का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए समझ में। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 100 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि समान अवधि के लिए ब्याज की दर को बढ़ाकर 20% कर दिया गया होता तो निवेशक को ब्याज के रूप में कितने रुपए अधिक मिलेंगे, ये बोला गया है। ये आपके बहुत ही अच्छा सवाल है कि भाई सबसे पहले 10% वार्षिक 2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था। अब भाई 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आपके माइंड में एक चीज़ चलना चाहिए कि 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा भाई 10 से 11। पहले साल ब्याज 10 तो दूसरे साल का ब्याज 11। क्लियर है। फिर हम कहेंगे यदि मान लो 20% कर दिया जाता, और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, एक्चुअल में 6/5 होता है ना, प्रॉफिट के साथ ब्याज सहित बोला जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको 12 से कितना 10। तो मैंने कहा पहले साल यदि 10 मिलता तब जाके दूसरे साल 12 मिलता, तो टोटल ब्याज पहले साल कितना हुआ, तो आप कहोगे 10 और 11 21, और दूसरे 10% 20% पर कितना हो जाता, तो हम कहेंगे 10 और 12 22, और 22 का दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 22 का दूना फिर तो 44 हो जाता। ये दोनों के ब्याज है। यदि 10% होता ब्याज की दर तो कितना रुपये मिलता, ब्याज 21, और मान लो 20% हो जाता तो कितना मिलता 44। तो बोला गया है
कितने रुपए बढ़ाना अधिक मिलेंगे बोला गया। तो भाई पहले 21 रुपये मिल रहा था, अब 44 मिल रहा है, तो कितने रुपए अधिक मिला। तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि भाई 23 रुपये ज़्यादा मिलता दोस्तों। और इससे सरल सोल्यूशन ना आप दुनिया में खोज लेना, नहीं मिलने वाला आपको। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, एक बस में शुरुआती बिंदु पर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। स्टार्ट की कंडीशन में क्या हुआ कि बोला गया है कि शुरुआती बिंदु पर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई बॉयस यदि 2 है तब जाके हम लिख सकते हैं कि गर्ल्स है, क्योंकि लड़कियों की संख्या का दुगना है कौन, लड़कों की संख्या। अब बोला गया जब रास्ते में 15 लड़के उतरे और 10 लड़कियां बस में चढ़ी, ठीक है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या क्या हो गए, बराबर। एक चीज़ बताओ, 15 उतर गए मतलब लड़के तो ज़्यादा उतरे ना, कितने ज़्यादा उतर गए, 5 ज़्यादा उतर गए। लड़कियां 10 चढ़ी, मैंने कहा कि 15 लड़के उतरे और 10 लड़कियां चढ़ी। तो एक चीज़ बताओ, लड़के एक्चुअल में यदि मैं कहता कि 10 लड़की चढ़ी और 10 लड़के उतरते तो भी मैनेज हो जाता बराबर, लेकिन 5 लड़के क्या हुए, एक्स्ट्रा उतर गए। तो भाई इन दोनों का डिफरेंट, एक का मान किसके बराबर हो गए, 5 के बराबर। जब एक का मान 5 के बराबर है तो ओवरऑल कितने रहे होंगे, तो हम कहेंगे 3, और एक का मान 5 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 15 हो जाएगा। तो बोला गया है तो यात्रा के प्रारंभ में कितने लड़के थे बोला गया है, ठीक है। तो यात्रा के प्रारंभ में कितने लड़के थे, तो हम कहेंगे नहीं, कितने लड़के थे पूछा गया है, 1 मिनट है ना, ध्यान समझना मेरी बात। क्या बोला गया है, एक बस में शुरुआती बिंदु पर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। यहाँ तक क्लियर है कि भाई 2 भाग क्या है हमारे पास, लड़के हैं, तब हम कहेंगे 1 भाग लड़कियाँ हैं। क्लियर है। फिर अब बोला गया है कि रास्ते में जब 15 लड़के उतरे और 10 लड़कियाँ बस में चढ़ी तो लड़के लड़कियों की संख्या बराबर हो गई बोला गया है, ठीक है। लड़के और लड़कियों की संख्या क्या हो गया, यहाँ पर बराबर हो गए। बराबर होने का मतलब ये है कि हम कहेंगे कि दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो गए, 1 और 1 के बराबर हो गए। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। इतना ही बात समझना है कि भाई पहले 2 भाग लड़के थे, 1 भाग लड़कियां थीं, 15 लड़के उतरे और 10 लड़कियां क्या हो गए, चढ़ गए। तो दोनों का अनुपात क्या हो गया, इक्वल हो गया। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपको, ध्यान से बताना मुझे कि भाई 15 लड़के उतरे और 10 लड़कियां चढ़े। मैं कहता मान लो 10 लड़कियां ही 10 लड़के ही उतरते और 10 लड़कियां चढ़ते, तो इक्वल हो जाता कि नहीं हो जाता। चलो ऐसे में आपको दिक्कत हो तो हम ये तरीके से बना सकते हैं। मैंने कहा बॉयज़, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। भाई मान लेते हैं पहले 2x बॉयज़ थे, अब क्या हो गए x गर्ल्स। 15 लड़के उतरे और हम कहेंगे 10 लड़कियां चढ़ गए, तो अनुपात बराबर हो गए, मतलब 1:1। यहाँ तक क्लियर है। अब आप कहोगे कि भाई ये 2x - 15 बराबर उधर जाएगा तो x + 10 हो जाएगा। इधर इसको खींचेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 2x - x, और ये उधर पक्षांतर होगा 25 हो जाएगा। तो x की वैल्यू किसके बराबर, 25 के बराबर। क्लियर है। अब बोला गया है तो यात्रा के प्रारंभ में, तो यात्रा के प्रारंभ में 2x थे, तो हम कितना कर देंगे, 25 का गुणा कर देंगे, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50। तो प्रारंभ में लड़कों की संख्या कितना रहा होगा, तो हम कहेंगे जी 50 तो रहा होगा। क्लियर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 50 लड़के, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ज़्यादा में समझ नहीं आएगा, कोई मतलब का नहीं है। अनुप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर 8 घंटे में तय कर सकता है। वह इतने ही समय में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वह धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर दो बार हो गया क्या, वह कितना समय लेगा बोला गया है, इतने ही समय में। ठीक है, समय दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बोला गया है, स्पष्ट समझना कि अनुप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है।
वह इतने ही समय में, बोला गया सेम टाइम 8 घंटे में ही धारा की दिशा में 44 और धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, बोला गया। तो धारा की दिशा में 55 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों, ध्यान समझना। मैंने ये कहा आपसे कि एक होता है हमारे पास डाउन स्ट्रीम मतलब अनुकूल चाल, और एक होता है अप स्ट्रीम मतलब प्रतिकूल चाल, और मैं दूसरा लिख दे यहाँ पर टाइम। क्लियर है। सबसे पहले बोला गया 33 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में मतलब अनुकूल चाल, तो हम कहेंगे ये 33 किलोमीटर की दूरी अनुकूल चाल। फिर विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी, चलो विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी, और टाइम कितना लग गया 8 घंटे का। मानते हो आप इस चीज़ को? क्लियर है। फिर सेकंड स्टेटमेंट ये बोला गया है कि भाई मान लो 44 किलोमीटर की दूरी किस पे चलता, डाउन स्ट्रीम मतलब अनुकूल, और 28 किलोमीटर किस पर चलता, प्रतिकूल 28 किलोमीटर, तो भी उसको कितना समय लगता, तो बोला गया है 8 घंटे का समय। क्लियर है दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ कि मान लो मुझे केवल 55 किलोमीटर किस में चलना पड़े, अनुकूल, और 14 किलोमीटर मान लो प्रतिकूल चलना पड़े, तो मुझे टाइम क्या होना चाहिए, ये पूछा गया। ध्यान समझना मेरी बात। मैं चाहता हूँ इसको 11 से काट दिया जाए, 11 से काट देंगे। अनुकूल चाल हमने 11 मान लिए, 11 तिया 33, प्रतिकूल चाल हमने कितना मान लिए, तो हम कहेंगे भाई इसको हम 7 मान लेते हैं, तो 7 पंचे 35। ये टाइम का रेशो है। 3 और 5 का सम कितना हो गया 8, ये तो फिक्स हो गया। यदि 11 से इसको काट दिया जाए तो आप कहोगे 11 चौक 44, और 7 से काट दिया जाए तो 7 चौक 28, 4 और 4 कितना हो जाएगा, तो आप फिर देख पाओगे कि 8 हो गया। तो सेम थ्योरम यहाँ पर भी क्या हम करेगा, 11 5 55, और हम कहेंगे 7 दूनी 14। तो मैं एक चीज़ समझ गया, यदि मान लो मैं अनुकूल में 55 किलोमीटर और प्रतिकूल 14 किलोमीटर चलता हूँ, तो 5 और 2 मुझे कितने घंटे का समय लग जाएगा, 7 घंटे का। और इससे ना सरल सवाल और सरल तरीका नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 56 और 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 34 दिन में शेष काम खत्म कर दिया। ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया था, ये पूछा गया है। अब हम ये कहेंगे, ध्यान समझना मेरी बात, ए और बी। ठीक है। ए किसी काम को 56 दिन में करता है और बी उसी काम को 70 दिन में। टोटल वर्क ऑफ यूनिट कितना होगा, तो आप कहोगे भाई 7 या 8 56 तो होता है, और उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ऐसा है, हो सकता है 7 या 8 56, 280 भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है ना भाई। 280 नहीं ले लिया मैंने। आप कहोगे कि 56 का कितने गुना है, तो मैंने कहा 56 का 5 गुना और ये 70 का 4 गुना। ये हमारे एफिशिएंसी आ गए। मान लो ए हर दिन 5 यूनिट काम करेगा तो 56 दिन में 280 यूनिट काम करेगा। उसी प्रकार बी यदि हर दिन 4 यूनिट काम करेगा तो 280 यूनिट काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो भाई सिंपल सी बात है कि भाई 70 दिन लगेगा। क्लियर है दोस्तों। अब बोला गया है कि उन्होंने एक साथ काम करना तो शुरू किया, ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं। फिर बोला गया लेकिन कुछ दिनों के बाद ए तो काम छोड़ दिया, तो भाई बचा हुआ जो शेष काम है बी ने कितने दिन में किया, 34 दिन में। तो मैं चाहता हूं कि बी को मैं 34 दिन ही करा देता हूं, चलेगा ना। बी को यदि 34 दिन करा दिया जाए, एक दिन में 4 काम करता है तो 34 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे 4 चौक 16 की 6, हाथ का 1, 4 तिया 12, 12 और 1 कितना 13, कितना काम करेगा, 136 काम करेगा। टोटल काम तो 280 था, 136 तो काम कर लिया गया, तो बचा कितना, तो आप कहोगे यदि 100 हुआ 136 काम हो गया, तो भाई शेष काम कितना बचेगा, तो मैंने 136 माइनस कर दिया। तो आप कहोगे 10 में 6 जाएगा तो 4, और फिर हमारे पास बच गया 27, 27 में 13 जाएगा तो हो गया बेटे 14। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब ये जो 144 काम है ना, इस काम को ए और बी दोनों ने मिलकर किए हैं। इतना याद रखना, ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4, तो दोनों दिन मिलकर काम करेंगे तो 5 4 9, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 16 दिन। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ए ने मात्र 16 दिन काम किया, उसके बाद छोड़कर चला गया। बाकी काम को किसने किया, बी ने 34 दिन में किया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे,
हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या कितनी थी बोला गया। भाई सिंपल सी बात है, चुनाव में 100% मतदाता होते हैं, मानते हो आप इस चीज़ को। इसमें केवल 2 ही प्रत्याशी है, ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। एक विनर हुआ होगा और एक लूज़र हुआ होगा। जीतने वाले ने 52% मत प्राप्त किया, अब किया कि नहीं किया नहीं पता है ना, हम कहेंगे अभी तो नहीं कहेंगे, ठीक है, अभी तो हटा देते हैं इसको, कितना प्राप्त किया कितना नहीं किया इसको रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। भाई मतदान तो 100% होते हैं मतदाता, मानते हो आप इस चीज़ को। एक हारने वाला लूज़र और एक हो गया हमारे पास जीतने वाला क्या, विनर। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान समझना कि हारने वाले को तो भाई 48% मत मिला, कितने परसेंट मत मिल गया, 48। और बोला गया है कि जीतने वाले ने केवल 3% ज़्यादा मत प्राप्त किया। भाई यदि हारने वाले को 48 मिला होगा तो जीतने वाले को 3 ज़्यादा मिला होगा, इसका मतलब कितना मिला होगा, 48 और 3, तो आप कहोगे 51% तो मिला ही होगा, क्योंकि 3% के मत से जीता है। तो बताओ 48 और 51 कितना हो गया, तो मैंने कहा 48 और 51 जो है ना ये 99 हो गया। भाई इसका मतलब 1% मत क्या हो गया, अमान्य हुआ होगा, क्योंकि ये 3% के बहुमत से क्या होता है, जीतता है। 3% और 1% तो अमान्य हुआ है भाई। अब 3% का मान दे रखा है कितना, तो आप कहोगे 3% का मान दे रखा है 6000। कोई भी बता सकता है कि यदि 3% का मान 6000 है तो 1% का मान कितना होगा, तो हम कहेंगे जी 2000। तो अमान्य मतों की संख्या पूछा गया है, तो अमान्य मतों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 2 ट्रेनों की चाल के बीच का अनुपात 7:5 है। यदि दूसरी जो ट्रेन है वो 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझना मेरी बात। मैंने कहा कि भाई यदि मान लो सिंपली बात है कि 4 घंटे में 400 चले, इसका मतलब 1 घंटे में कितना चला होगा, हर कोई बता सकता है भाई 100 किलोमीटर तो चल नहीं है। 1 घंटे में 100 किलोमीटर तो 4 घंटे में 400 किलोमीटर। अब बताओ दूसरी ट्रेन 5 का मान दे रखा है यहाँ पर 100 किलोमीटर, कितने गुना है दोस्तों, तो कोई भी बता सकता है 20 गुना है, 20 पंचे 100, तो यहाँ पर भी 20 गुना हो जाएगा। बताओ 7 दूनी कितना होता है 14, आप कहोगे जी 140 किलोमीटर तो होनी चाहिए स्पीड। क्लियर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला जो होगा ना ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, यदि किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है तो उन त्रिज्याओं के अंत में खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एक वृत्त बना लेते हैं, ये हमारे पास एक वृत्त है। क्लियर है। ये हमारे पास एक क्या है, वृत्त बना लिया हमने, ठीक है, ये वृत्त बना दिए हैं। अब बोला गया है कि इनकी स्पर्श रेखा से, तो भाई स्पर्श रेखा इस प्रकार से होता है। क्लियर है। त्रिज्याओं के बीच का कोण, तो भाई ये त्रिज्या होंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर बना हुआ कोण कितनी डिग्री का है, 130 डिग्री का है। क्लियर है। अब बोला गया है कि यहाँ पर बना हुआ कोण कितनी डिग्री का होगा, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, स्पर्श रेखा हमेशा कितनी डिग्री का कोण बनाता है, आप कहोगे जी 90 डिग्री का कोण बनाता है। आपको पता है एक चतुर्भुज टोटल कितने डिग्री का होता है, तो एक चतुर्भुज जो होता है टोटल 360 डिग्री का होता है। 90 90 180 हो गया, मतलब इसके आमने सामने का योग भी कितना होना चाहिए, 180। तो बताओ 130 में क्या जोड़े कि 180 हो जाए, तो आप कहोगे 50 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा ना, ये आपका क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा
जब 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 127 को 32 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेष बचता है। दोस्तों ध्यान समझना, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 97 और 127 का सम कितना होता है, तो आप कहोगे 224 होगा क्या, कितना हो जाएगा दोनों का सम। मैंने कहा 224, और 224 क्या 32 का मल्टीपल नहीं होता, होता है ना भाई, 32 दूनी 64, ठीक है। ये अब क्या 32 से कटेगा, ये यदि 32 से कट गया ना तो आंसर भी आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आ ही जाएगा। हम काट के देखते हैं। अब आप कहोगे 8 चौक 32, ये भी कटेगा, 8 दूनी 16 और 8 8 64, 4 एकम 4, 4 7 28 कट गया। क्लियर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो सम है ना 127 और 97 का, इन दोनों का सम होता है 224, और 224 किससे करता है, तो हम कहेंगे जी 32 से करता है। क्लियर है। कब, यदि पावर मान लीजिए a की पावर n और फिर हमको बोल दिया जाए प्लस b की पावर m कर दिया जाए, यदि इन दोनों का सम यदि मान लो किससे कट जाता है, a प्लस b यदि कटता है, भाज्य है, तो हम कहेंगे कि ये डाटा भी कटेगा, और ये डाटा जब कटेगा तो हम कहेंगे इस केस में आपको जो रिमाइंडर आएगा ना वो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हम कहेंगे जी 0 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िएगा। तो ये रहा आज का हमारा है ना एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर की भाई किस प्रकार के सवाल पूछे जाने चाहिए, और उन सवालों को बनाने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए। कुछ भी नहीं बनाना है सवालों को, है ना। इसी चक्कर में गलती होता है ज़्यादातर बच्चों का, है ना, कि कुछ भी बना रहे हो आप, सवाल देखे नहीं, सवाल को समझ नहीं पा रहे हो। एक्चुअल में सही जगह आपको तैयारी करना है ना, सही पैटर्न में पढ़ना है। ज़माना बहुत चेंज हो गया, ज़माना के हिसाब से आपको चेंज होना है ना। पहले लोग लंबे लंबे पढ़ते, अब है क्या, आजकल नहीं करना है वो सब। तो ये आपका एक बेसिक तरीका है हर एक सवाल, क्योंकि मैक्सिमम एग्जामों पर जो सिलेक्शन का जो रेट होता है ना वो मैथ से डिसाइड करता है यार, है ना। तो कोशिश ये करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बेहतर तैयारी करें, और तैयारी का भी लेवल सही तरीके का होना चाहिए कि हर एक सवाल को आप बना पाओ। क्लियर है। धन्यवाद।